नमस्कार दोस्तों, मैं जीसी पांडे। क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन चला रहे हैं हम लोग। और क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में आज हमने जो क्वेश्चंस लिए हुए हैं उसमें भी कुल 15 क्वेश्चन हैं, 15 क्वेश्चंस हैं उसमें। और उन 15 क्वेश्चंस में से आज 4 क्वेश्चन हमारे राज्य से संबंधित है, जिसमें हम गांधी के जो विचार हैं उनको लेंगे और कुछ अरस्तू के विचार और कुछ अन्य थिंकर्स को भी हम लेंगे। ठीक है, तो उनमें कुल 15 क्वेश्चंस हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस लगातार चल रही है और इस क्वेश्चन प्रैक्टिस में हम उन क्वेश्चंस को ले रहे हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और आगे भी उनके पूछे जाने की पूरी संभावना है। और व्याख्या को हम इस प्रकार से देने की कोशिश कर रहे हैं कि सॉल्व तो आप एक क्वेश्चन करें, लेकिन उससे आपको ढेर सारे क्वेश्चंस और भी मिल जाएं। ठीक है, फिलहाल आप लोग बने रहिए और अपना लाभ भी प्राप्त कीजिए और हमारा भी उत्साहवर्धन करते रहिए। कुछ अच्छे कमेंट्स आपके लिए जो आपके आते हैं वह हमें आगे प्रेरित करते हैं। आपकी लाइक से भी हमें प्रेरित करती हैं, यह बताने के लिए कि हाँ, हम कुछ अच्छा कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, और आप फिलहाल चैनल पर बने रहिए, देखते रहिए। और ऑनलाइन क्लासेस हमारी चल रही हैं, ऑफलाइन क्लासेस भी चल रही हैं। नया ऑनलाइन बैच हम बस 2-3 दिन में ही स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसकी भी सूचना आपको हम दे देंगे। तो ऐसे बच्चे जो कि अभी फाउंडेशन में हैं और न्यू ऑनलाइन बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, वह भी आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। एसएसटी के जो सब्जेक्ट वाले हैं, जिसमें कि एसएसटी जिनका कॉम्बिनेशन पॉलिटिकल साइंस यानी सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र और इतिहास है, वे दोनों साथ साथ क्लासेस कर सकते हैं। जो पीजीटी के स्टूडेंट्स हैं जिनका अलग अलग सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस के हों या हिस्ट्री के हों, वो भी जो है चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ऐप के माध्यम से क्लासेस उनको मिलेंगी। तो फिलहाल आइए अभी आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद आगे की सूचना आपको हम देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सर्वोदय को जन समाजवाद, निम्न में से किसने सर्वोदय को जन समाजवाद कहा है? आचार्य कृपलानी, एम.एन. रॉय, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण। निम्न में से किसने सर्वोदय को जन समाजवाद कहा है? आचार्य कृपलानी, एम.एन. रॉय, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण। सर्वोदय क्या है ये आप जानते हैं। ठीक है, सर्वोदय क्या है ये आप जानते हैं। सर्वोदय आप जानते हैं महात्मा गांधी का विचार है और सर्वोदय के माध्यम से गांधी जी जो है वो चाहते थे कि राजनीति का आध्यात्मिकरण हो। सर्वोदय के माध्यम से गांधी जी चाहते थे कि राज्य का आध्यात्मिकरण हो। राज्य के आध्यात्मिकरण से मतलब यह था उनका कि सबका उत्थान हो, सबका कल्याण हो। ठीक है, यानी गांधी जी कर्मयोग की साधना में विश्वास करते थे। उनका यह मानना था कि जब हम कर्म आधारित व्यवस्था को अपनाते हैं तो ऐसे में अगर जिस भी हम व्यवस्था में हैं, अगर उस व्यवस्था में हम कर्म को स्थान देते हैं तो ना उससे जो है स्वयं का कल्याण होता है, बल्कि क्या होता है, जनता का भी कल्याण होता है। ठीक है, यानी जन कल्याण भी होता है। यानी आज के संदर्भ में कह सकते हैं कि सबका उत्थान, सबका विकास, सबका कल्याण। ठीक है, लेकिन अगर इसी को हम बात करें इस संदर्भ में कि सर्वोदय को जन समाजवाद किसने कहा, तो वहां पर नाम किसका जाता है? वहां नाम जाता है जयप्रकाश नारायण जी का। ठीक है, जिनको आप लोग जेपी के नाम से शॉर्ट में जानते हैं, पॉपुलर नेम जेपी है। आप जानते हैं इन्होंने जेपी मूवमेंट को स्टार्ट किया था। ठीक है, जिसको हम जेपी मूवमेंट कहते हैं, जेपी आंदोलन कहते हैं। बिहार से इन्होंने संपर्क क्रांति का प्रारंभ किया था। ठीक है, और इस क्रांति के माध्यम से आप जानते हैं कि इंदिरा गांधी की सरकार को उखाड़ फेंकने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी, क्योंकि इंदिरा गांधी सरकार के समय जिस प्रकार से लोकतंत्र पर हमला किया गया था और एक दल का प्रभुत्व स्थापित करने के प्रयास में कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं जैसा कि 42वां संविधान संशोधन था को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया गया था। और 42वां संविधान संशोधन हम आप जानते हैं बहुत बड़ा संविधान संशोधन था, जिसको कहीं ना कहीं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाने लगा था। तो चूंकि कांग्रेस के द्वारा उसमें तानाशाही कहीं न कहीं की गई थी और अनावश्यक आपातकाल घोषित किया गया था, तो
यहां पर जयप्रकाश नारायण चाहते थे कि इस सर्वोदय का इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि ऐसी समाजवादी व्यवस्था बने जो लोगों की समाजवादी व्यवस्था हो, व्यक्तिगत समाजवादी व्यवस्था नहीं हो। क्योंकि यहां याद रखिएगा कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से ही इंदिरा गांधी ने प्रस्तावना में समाजवाद शब्द को जोड़ा था, लेकिन उस समाजवाद की संकल्पना पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया था। इसीलिए जेपी मूवमेंट में, जेपी आंदोलन में दो चीजें बहुत क्लियर थी। एक तो ये कि एक ऐसी सरकार बने जो वास्तव में दल विहीन सरकार हो, यानी जयप्रकाश नारायण एक ऐसी व्यवस्था चाहते थे जिसमें दल विहीन राजनीतिक प्रक्रिया हो। ठीक है, अब दल विहीन राजनीतिक प्रक्रिया हो जाने से यह होगा कि किसी एक दल की प्रमुखता या दल की सरकार ही बनाए रखने के लिए तानाशाही का रास्ता कोई अख्तियार नहीं करेगा। दूसरी बात इसमें यह थी कि जब सत्ता के सभी केंद्र इस प्रकार से लुप्त हो जाएंगे कि कोई एक केंद्र बिंदु नहीं रह जाएगा, तो ऐसी स्थिति में जो राज्य बल प्रयोग करके सत्ता हासिल करने की कोशिश करता है और उसका कहीं ना कहीं जनता को नुकसान होता है, वह नहीं हो पाएगा। यानी जयप्रकाश नारायण के सर्वोदय का जो मुख्य उद्देश्य था वह क्या था कि जन समाजवाद यानी दल विहीन सत्ता का प्रादुर्भाव या दल विहीन सत्ता को केंद्र में लाना। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्याग्रह का एक आवश्यक सिद्धांत है? महात्मा गांधी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्याग्रह का एक आवश्यक सिद्धांत है? एक आवश्यक सिद्धांत है पीड़ा सहने की अनंत क्षमता, सत्य, अहिंसा, उपर्युक्त सभी। कह रहे सत्याग्रह का आवश्यक सिद्धांत है निम्नलिखित में से कौन? पीड़ा सहने की अनंत क्षमता, सत्य, अहिंसा, उपर्युक्त सभी। क्या होगा भाई इसमें? वास्तव में इसमें सभी होगा। आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, जो महात्मा गांधी का सत्याग्रह का सिद्धांत था, सत्याग्रह के सिद्धांत में महात्मा गांधी ने पीड़ा जो है अहिंसा की बात किया था, सत्य की बात किया था और इसके साथ ही साथ इन्होंने जो है वो आत्म पीड़ा की बात की थी। किसकी बात किया था? सत्य की बात किया था, अहिंसा की बात किया था और इसके अलावा पीड़ात्म की बात किया था। यहां पीड़ात्म से मतलब है पीड़ा सहने की क्षमता, पीड़ा सहने की क्षमता। अब इन्होंने यहां पर यह कहा था कि दरअसल सत्य का मतलब क्या है और अहिंसा क्या मतलब क्या है। गांधी जी ये कहते थे कि दरअसल सत्य और अहिंसा, इन्होंने कहा था कि हमारा जो सत्याग्रह का सिद्धांत है उसमें सत्य पहले स्थान पर और अहिंसा दूसरे स्थान पर है। इसमें ये मानते थे कि दरअसल जो सत्याग्रही होता है, एक जो व्यक्ति सत्याग्रह करता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे गांधी जी क्या कहते थे? सत्याग्रही कहते थे। वह कहते थे कि दरअसल एक सत्याग्रही जो होता है, पहली चीज तो जो आधार बनाता है वह किसका मानता है? किसको बनाता है? सत्य को बनाता है। यानी वास्तव में सत्य बोलने की जो क्षमता है या सत्य का सामना करने की जो क्षमता है वह भी क्या है? सत्याग्रह है। सत्याग्रह का मतलब किसी को हराना नहीं होता है, बल्कि सत्य को क्या करना होता है? बल्कि सत्य को परिमार्जित करना होता है। यानी कह सकते हैं कि सत्याग्रही को सत्य के लिए लड़ना चाहिए। दूसरा कहते हैं अहिंसा। वह अहिंसा की बात ये कहते हैं कि दरअसल जब हम आप अहिंसा पर ध्यान देते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि हम किसी पर हिंसा नहीं करेंगे, लेकिन इसका मतलब यह होता है कि हम आप पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रेम का सहारा लेंगे। यानी जैसे उन्होंने कहा कि अगर आप हमारे ऊपर एक क्या करते हैं, एक गाल पर थप्पड़ मारते हैं तो हम दूसरा गाल आपके लिए आगे कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब वास्तव में यह हुआ कि हम आपसे प्रेम मोहब्बत कर रहे हैं, हम आपसे प्रेम भाईचारा रखना चाहते हैं।
इसलिए आपकी हिंसा का जवाब हम हिंसा से नहीं दे रहे हैं कि आपने हमको थप्पड़ मारा, हमने भी आपको थप्पड़ मार दिया, या हिंसा का जवाब हिंसा से हो गया। वास्तव में आपने हिंसा किया तो हमने दूसरा का आगे किया। इसका मतलब यह हुआ कि हम क्या कर रहे हैं, हम आपसे प्रेम भाईचारा बनाए रखना चाहते हैं। यानी सत्याग्रह का दूसरा सिद्धांत यह हुआ कि हम आपके साथ प्रेम वाला संबंध रखना चाहते हैं। तो दूसरा यह हो गया। और तीसरा यह बताते हैं दरअसल कि सत्याग्रह जो होता है वह वास्तव में प्रेम पाने के लिए किया जाता है, किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु या किसी भी देश पर विजय पाने के लिए नहीं किया जाता है। यानी और तीसरी बात यह कहते हैं कि जब आप कोई भी आप सत्याग्रही हैं, आप किसी से प्रेम की बात कर रहे हैं, सत्य पर अड़े हुए हैं, हिंसा का सहारा नहीं ले रहे हैं, तो अवश्य है कि आपको पीड़ा सहना पड़ेगा, आपको तकलीफ सहनी पड़ेगी। और पीड़ा सहने की जो क्षमता है वह भी आपके अंदर होनी चाहिए। तो इन्होंने क्या कहा कि दरअसल सत्याग्रह में 3 चीजें अवश्य है। क्या कि एक तो सत्य, दूसरा आपके अंदर हिंसा नहीं करनी है यानी अहिंसात्मक होना है, और साथ में पीड़ात्मक यानी पीड़ा सहने की क्षमता होनी चाहिए। इसलिए इसमें आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रन्यास सिद्धांत। प्रन्यास सिद्धांत, इसको हम आप इंग्लिश में कहते हैं ट्रस्टीशिप थ्योरी। ठीक है, ट्रस्टीशिप थ्योरी, प्रन्यास सिद्धांत। ठीक है, प्रन्यास सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? प्रन्यास सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? स्वामी विवेकानंद, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी। बताइए भाई क्या होगा इसमें आंसर? स्वामी विवेकानंद, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? प्रन्यास सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? क्या होगा भाई इसमें? आंसर हो जाएगा सी। प्रन्यास सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। आंसर क्या होगा इसका? सी। प्रन्यास सिद्धांत क्या है? आप जानते हैं गांधी जी बहुत ज्यादा संपत्ति एकत्रित करने के पक्ष में नहीं थे। गांधी जी बहुत ज्यादा संपत्ति एकत्रित करने के पक्ष में नहीं थे। इनका यह भी मानना था कि संपत्ति उतनी ही होनी चाहिए जितना कि हमको आवश्यकता हो, या यह भी कहते थे कि जो प्रकृति है वह किसी की भूख को तो शांत कर सकती है, यानी उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति तो की जा सकती है, लेकिन किसी के लालच की पूर्ति नहीं की जा सकती है। गांधी जी यहां पर यह कहते थे कि दरअसल जो पूंजीपति लोग हैं वह जो अधिक संपत्ति अर्जित कर लेते हैं, वह कहते हैं आप अर्जित भी कर लिए कोई बात नहीं, लेकिन उस संपत्ति को अपनी संपत्ति न मान करके, उस संपत्ति को अपनी संपत्ति ना मान करके उनको यानी संपत्ति का स्वामी ना समझकर अपने आप को, बल्कि उस संपत्ति का स्वयं को संरक्षक मानना चाहिए। क्या मानते थे कि जो बड़े लोग हैं, ऐसे लोग जिनके पास ज्यादा संपत्ति है, वह संपत्ति को, वह स्वयं को संपत्ति का स्वामी ना मान करके वह स्वयं को संपत्ति का संरक्षक माने। ठीक है, यानी ये मानते थे कि दरअसल एक आवश्यकता से ज्यादा संपत्ति जो होती है वह आपके लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, लेकिन उसका आप अपने आप को मालिक मत समझिए, क्योंकि संपत्ति है जिस प्रकार से आई है उसी प्रकार से वह चली भी जाएगी, या आप स्वयं इसको छोड़ करके चले जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में एक सीमा से ज्यादा संपत्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी वो यह मानते थे कि एक तरह से जो ये ट्रस्टीशिप थ्योरी है वह यह बताती है, यानी जो प्रन्यास सिद्धांत है वो यह बताता है कि यह व्यक्तियों और आपके मध्य में एक तरह से आपस में विश्वास है कि यह संपत्ति हमारे पास है, लेकिन हमारी नहीं, बल्कि यह आप सबकी दी हुई संपत्ति है और मैं इस संपत्ति का संरक्षक हूं। ठीक है, यह कहता है प्रन्यास सिद्धांत, महात्मा गांधी का यह है। और यहां भी याद रखिएगा, यह सिद्धांत यानी प्रन्यास सिद्धांत महात्मा गांधी को अति आदर्शवादी रूप में व्यक्त करता है। उसने पूछा गया है आपका कि महात्मा गांधी का कौन सा सिद्धांत महात्मा गांधी को अति आदर्शवादी रूप में प्रदर्शित करता है, या महात्मा गांधी के अति आदर्शवाद को प्रदर्शित करता है? तो यहां भी आंसर क्या हो जाएगा? प्रन्यास सिद्धांत। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गांधी के सिद्धांतों के अनुसार निम्नलिखित में से
कौन सा वाक्य सही नहीं है? कौन सा वाक्य सही नहीं है? सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है। दूसरा, सत्याग्रही का शस्त्र अहिंसा है। अगला, सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास वाला होना चाहिए। फिर कह रहे हैं सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। सही नहीं है पूछ रहा है, याद रखिएगा। तो अगर हम नीचे से स्टार्ट करें तो सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल सही कहा उन्होंने, सही है, ये ऐसा कहता है, ठीक है। दूसरा, सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास वाला होना चाहिए, बिल्कुल अभी कहा ना कि एक सत्याग्रही को असम में जो है अदम में पीड़ा सहने की क्षमता भी रखना चाहिए। फिर कह रहे हैं कि सत्याग्रही का शस्त्र क्या है? अहिंसा, बिल्कुल भाई। सत्याग्रही का उन्होंने क्या कहा कि अगर आप अपने आप को इस रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं कि अगर एक व्यक्ति हिंसात्मक है तो भी आप अहिंसात्मक ही रहेंगे, तो ही यह सत्य है। यानी सत्य का आग्रह ही क्या है? सत्याग्रह है, ठीक है। और सत्य के आग्रह में हिंसा का कोई स्थान गांधी जी के अनुसार नहीं है, तो यह भी सही है। लेकिन कह रहे हैं सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना ना, ऐसा नहीं है। यह विकल्प जो है वास्तव में गलत है, यह गलत है। इस आधार पर आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। विकल्प के अनुसार सत्याग्रही का जो उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है ऐसा नहीं होता है, यानी यह सेंटेंस जो है सही नहीं है, ठीक है। गांधी जी के सिद्धांतों के अनुसार निम्न में से कौन सा वाक्य सही नहीं? तो यह ए वाला वाक्य सही नहीं है। क्यों ऐसा कह रहे हैं? दरअसल गांधी जी ने जो सत्याग्रह का सिद्धांत दिया है उस सत्याग्रह में गांधी जी यह मानते थे कि हम इस सत्याग्रह के माध्यम से किसी को पराजित नहीं करना चाहते, बल्कि किसी का हृदय जीतना चाहते हैं, किसी का दिल जीतना चाहते हैं। यानी हम अपने प्रेम भाव के माध्यम से, सत्य के रास्ते के माध्यम से उसकी अहिंसा का जवाब हिंसा से, उसकी हिंसा का जवाब उस हिंसा से ना दे करके बल्कि प्रेम से देंगे, ठीक है। यानी अगर कोई व्यक्ति आपके खिलाफ द्वेष भी रख रहा है तो भी उसके खिलाफ क्या रखिए? आप प्रेम भाव रखिए। यह जो गांधी जी का विचार था, ठीक है, वो क्या है? इस प्रकार से था कि आप किसी भी व्यक्ति का हृदय जीत रहे हैं, दिल जीत रहे हैं, प्रेम से जीत रहे हैं, हिंसा के द्वारा उसका दिल जीत नहीं रहे हैं। यानी आप कह सकते हैं कि सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं बल्कि उसका दिल जीतना या हृदय जीतना है, वह भी किसके माध्यम से? प्रेम के माध्यम से, ठीक। अगला क्वेश्चन, गांधी ने अपने विचारों को निम्न में से किस आधार पर प्रकट किया है? गांधी जी ने अपने विचारों को निम्न में से किस आधार पर प्रकट किया है? किस आधार पर प्रकट किया है बताइए भाई? पंथ, वाद, रूढ़ि, प्रयोग। गांधी जी ने अपने विचारों को निम्न में से किस आधार पर प्रकट किया है? पंथ, वाद, रूढ़ि, प्रयोग। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा डी। गांधी जी ने अपने विचारों को किस आधार पर प्रयोग किया है भाई? प्रकट किया है प्रयोगों के आधार पर। गांधी जी की आत्मकथा है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सत्य के साथ मेरे प्रयोग में उन्होंने यह बताने का प्रयास किया है कि गांधी जी वास्तव में किसी भी बात को ऐसे ही नहीं मान लेते थे। गांधी जी का यह मानना था कि दरअसल जब कोई भी व्यवस्था, कोई भी समस्या या किसी भी प्रकार की प्रक्रिया जब सामने आए तो उसको वैसे का वैसे एक्सेप्ट मत कर लीजिए, बल्कि उस पर कहीं ना कहीं प्रयोग कीजिए। और जब आपके प्रयोगों के अनुसार वह खरी उतरती हो तब उसको आपको उसी रूप में अपना लेना चाहिए। यानी आप कह सकते हैं कि गांधी जी के अनुसार कोई भी सत्य तब तक स्वीकार्य नहीं था जब तक वे उसका प्रयोग नहीं कर लेते थे, और जब उनके प्रयोगों के अनुसार वह खरी उतर जाती थी, ठीक है, और तभी जो है उसको वह सत्य मानते थे, ठीक है। इसीलिए उन्होंने जितने भी सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है उसमें उन्होंने प्रयोगात्मक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है कि वह स्वयं अपने ऊपर प्रयोग करते थे। नाम ही लिखा है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ठीक है, और तभी उसको एक सिद्धांत के रूप में या लोगों को मानने के लिए कहते थे, ठीक है। तो क्या था?
प्रयोग पर आधारित था। गांधी जी ने अपने विचारों को निम्न में से किस आधार पर प्रकट किया है? पंथ, वाद, रूढ़ि, प्रयोग। क्या हो जाएगा? प्रयोग हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, किसमें बताया था मैंने आपको? सत्य के साथ मेरे प्रयोग, या आप कह सकते हैं सत्य के प्रयोग शॉर्ट में। अगला क्वेश्चन, गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प है। ठीक है, गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प है। अहिंसा, न्यासधारिता यानी प्रन्यास, पंचायती राज और सत्य। समाजवाद का विकल्प क्या है? अहिंसा, न्यासधारिता, पंचायती राज या फिर सत्य। दरअसल अभी इससे संबंधित हमने क्वेश्चन करा दिया आपको। गांधी जी मार्क्सवादी समाजवाद में विश्वास नहीं रखते थे, हीगल के समाजवाद में विश्वास नहीं रखते थे। गांधी जी ट्रस्टीशिप थ्योरी में विश्वास रखते थे, यानी आंसर के इसके हिसाब से क्या होगा आंसर? न्यासधारिता या प्रन्यास या फिर ट्रस्टीशिप थ्योरी। गांधी जी ने यह बताया था कि दरअसल समाजवाद क्या कहता है? समाजवाद यह कहता है कि जो राज्य के संसाधन हैं, जो राज्य के संसाधन हैं, जितने भी संसाधन होते हैं, उन सभी संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए, या कह सकते हैं आप उसको दूसरे स्वरूप में कि उन पर व्यक्तियों का नियंत्रण होना चाहिए, यानी व्यक्तियों में बंटवारा बराबर बराबर का होना चाहिए। लेकिन गांधी जी ये कहते थे कई बार व्यक्तियों वस्तुओं का बंटवारा सभी व्यक्तियों में समान नहीं हो सकता है, नहीं हो पाता है, क्योंकि किसी व्यक्ति के पास ज्यादा क्षमता है तो वह ज्यादा कमा लेता है, किसी के पास कम क्षमता है तो वह कम कमा पाता है। लेकिन जिसके पास ज्यादा पैसा आ गया, चाहे वह पैतृक आ गया या स्वयं उसने अर्जित किया है, जिसके पास ज्यादा संपत्ति है, वह अपने आप को संपत्ति का मालिक या संपत्ति का स्वामी ना समझ करके यह माने कि यह मैं संपत्ति का संरक्षक हूं और यह संपत्ति लोगों के लिए है, लोगों की है, और इसे लोगों के काम में ही हमको लाना चाहिए। तो ऐसे में यह गांधी जी का समाजवाद था। इसी को हम गांधीवादी समाजवाद भी कहते हैं। ठीक है, इसी क्या बोलते हैं हम? गांधीवादी समाज भी कहते हैं, जिसमें वो पूंजीपतियों और जनता के मध्य में एक ट्रस्ट की बात किया था। उन्होंने ट्रस्टीशिप थ्योरी की बात किया था कि यह अंडरस्टैंडिंग है बिटवीन पब्लिक एंड कैपिटलिस्ट की संपत्ति हमारे पास है, लेकिन यह इस संपत्ति का मैं मालिक नहीं हूं, बल्कि इस संपत्ति का मैं संरक्षक केवल हूं, बस। ठीक, पहला क्वेश्चन, किसको भारत में अशांति का अग्रदूत कहा गया? किसको भारत में अशांति का अग्रदूत कहा गया? बाल गंगाधर तिलक, फिरोज शाह मेहता, WC बनर्जी, लाला लाजपत राय। किसको भारत में अशांति का अग्रदूत कहा गया? जानते हैं आप लोग? आंसर होगा इसमें बाल गंगाधर तिलक। जब मैं सॉल्व कराता हूं, मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग आंसर बता लिया करिए अपने, ठीक है, अपने जहां पर भी आप सॉल्व कर रहे हो। इससे क्या होगा कि देखिए आप साथ साथ चल पा रहे हैं या नहीं चल पा रहे हैं। ठीक, अगर देर में बताऊं तो भी जैसे ही बताऊं हमसे पहले आप बताने की कोशिश कीजिए, बाकी एक्सप्लेनेशन बात की बात है। तो किसको भारत में अशांति का अग्रदूत कहा गया? बाल गंगाधर तिलक, फिरोज शाह मेहता, WC बनर्जी, लाला लाजपत राय। आंसर क्या होगा भाई? बाल गंगाधर तिलक। इनको अशांति का अग्रदूत कहा। पहली चीज तो अशांति का अग्रदूत कहा किसने? लंदन टाइम्स, आप जानते हैं एक मशहूर पेपर था उस समय। लंदन टाइम्स के एक पत्रकार थे, ठीक है, लंदन टाइम्स के एक पत्रकार थे और उनका नाम था वेलेंटाइन सिरोल। वेलेंटाइन सिरोल, ये वाला वेलेंटाइन नहीं भाई, वेलेंटाइन सिरोल। ये पत्रकार किसके थे? लंदन टाइम्स के पत्रकार थे। लंदन टाइम्स, आप पत्रकार भी कह सकते हैं या कह सकते हैं कि लंदन टाइम्स के एक लेखक थे। ठीक है, वेलेंटाइन सिरोल। इन्होंने ही क्या कहा था? इनको शांति का नहीं बल्कि अशांति का अग्रदूत। ठीक है, अशांति का अग्रदूत। ठीक है, अशांति का अग्रदूत इंग्लिश में कहते हैं इनको जो है कि
इंडियन अनरेस्ट, क्या कहते हैं इनको? इंडियन अनरेस्ट। थोड़ा सा इनकी कहानी समझ लीजिए आप लोग। आप जानते हैं कि भारत में क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों का जो केंद्र था वह महाराष्ट्र था। क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों का जो केंद्र था वह महाराष्ट्र था। और महाराष्ट्र के पूना जिले में चित्पावन ब्राह्मणों में सर्वप्रथम स्वराज के प्रति जो है प्रेम की उग्र भावना का विकास हुआ। और तिलक, जो कि खुद भी चित्पावन ब्राह्मण थे, इन्होंने 1893 में 1893 में गणपत महोत्सव, 1893 में क्या किया इन्होंने? 1893 में गणपति महोत्सव और 1895, ठीक है, 1895 में इन्होंने एक और महोत्सव स्टार्ट किया था, उसका नाम था शिवाजी महोत्सव। शिवाजी महोत्सव 1893 में गणपति महोत्सव, 1895 में शिवाजी महोत्सव का आरंभ किया। और इन दोनों महोत्सव के माध्यम से इन्होंने महाराष्ट्र के लोगों में राष्ट्र प्रेम की जबरदस्त भावना का विकास किया। यानी भारत राष्ट्र के प्रति प्रेम और उसके प्रति लड़ने की जो भावना थी उसका जबरदस्त इन्होंने विकास किया। तिलक साहब ने कहा था, एक मशहूर इनका वाक्य है कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। क्या कहा था इन्होंने? तिलक साहब ने क्या कहा था कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है। क्या है? हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। भिक्षावृत्ति नहीं, यानी हम भीख नहीं मांग रहे हैं, बल्कि हमें अपना खुद का स्वावलंबन प्राप्त करना है। ठीक है। और इसी आधार पर जो है, इन्हीं सब कारणों से लंदन टाइम्स के जो पत्रकार थे, कौन? वैलेंटाइन सिरोल साहब, इन्होंने ही इन्हें क्या कहा? इंडियन अनरेस्ट यानी अशांति का अग्रदूत। आंसर इसमें क्या होगा भाई? ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द्वितत्वीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। द्वितत्वीय सिद्धांत, आप इसे कह सकते हैं टू फैक्टर थ्योरी। ठीक है, टू फैक्टर थ्योरी। ठीक है, द्वितत्वीय सिद्धांत, या इसको हिंदी में आप जो है द्विघटक सिद्धांत भी कहते हैं। द्विघटक सिद्धांत भी कहते हैं। है क्या ये द्विघटक सिद्धांत? का प्रतिपादन किया गया था किसके द्वारा? मैस्लो, मैकग्रेगर और लिंकर्ट या हर्जबर्ग। द्विघटक सिद्धांत या द्वितत्वीय सिद्धांत या टू फैक्टर थ्योरी का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? मैस्लो, मैकग्रेगर और लिंकर्ट, हर्जबर्ग। आंसर क्या हो जाएगा भाई? हर्जबर्ग, फ्रेडरिक हर्जबर्ग। फ्रेडरिक हर्जबर्ग एक अभिप्रेरणावादी मनोवैज्ञानिक चिंतक थे। हर्जबर्ग ने जो ये थ्योरी दिया था, इसके माध्यम से उन्होंने ये बताने की कोशिश किया था, इसको हम द्विकारक सिद्धांत भी कहते हैं, द्विकारक सिद्धांत भी। इसमें इन्होंने ये बताने की कोशिश किया था कि दरअसल प्रेरणा दो प्रकार की होती है, लेकिन यह आप ऐसे कह सकते हैं कि कोई कार्य अगर आप कर रहे हैं तो उस कार्य को कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो सकारात्मक रूप में उत्प्रेरित करते हैं और कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो नकारात्मक रूप में उत्प्रेरित करते हैं। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जब आप कोई कार्य कर रहे हो तो उस कार्य के लिए कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो आपको उत्प्रेरित करती हैं कार्य करने के लिए, यानी उससे आपको अच्छा लगेगा, और कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं, वस्तुएं या कारक कह सकते हैं, जो आपको अलग प्रकार से उत्प्रेरित करते हैं। दोनों उत्प्रेरक अपने आप से अलग यानी स्वतंत्र होते हैं। जैसे आप कोई नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो कोई कार्मिक है आपको कार्य स्थल पर जो विभिन्न प्रकार के जो वहां की सुख सुविधाएं हैं, वहां की व्यवस्थाएं हैं, हो सकता है उनसे आप प्रेरित होते हो,
सकारात्मक प्रेरित होते हों, या ये भी हो सकता है कि उनसे आप नकारात्मक प्रेरित होते हो। ठीक है, तो यह जो प्रेरणा की भावना है, प्रेरणा दोनों में काम कर रही है, एक सकारात्मक प्रेरणा, एक नकारात्मक प्रेरणा, एक कार्य करने की प्रेरणा, एक कार्य न करने की प्रेरणा। ठीक है, ये क्या है, फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग का सिद्धांत। जब फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग को पढ़ाएंगे तो वहां डिटेल में इसको हम बताएंगे। अब्राहम मैस्लो और फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग दोनों ने ही सिद्धांत दिया था, और सिद्धांत लगभग दोनों के समान है, बशर्ते अब्राहम मैस्लो ने क्या किया था, आवश्यकताओं का एक पिरामिड बनाया था, और इसमें इन्होंने आवश्यकताओं का जो है, आवश्यकताओं का एक क्रमबद्ध विभाजन किया था, क्रमबद्ध विभाजन किया था। इसमें कहा था कि जो पहली आवश्यकता है वो भौतिक आवश्यकता है, दूसरी सामाजिक आवश्यकता है, और तीसरी कैसी आवश्यकता है भाई, सुरक्षा संबंधी आवश्यकता है, चौथी आत्मसम्मान की आवश्यकता है, और पांचवी आत्मसिद्धि की आवश्यकता है। जबकि ये किसका था, ये अब्राहम मैस्लो का था, इसका था अब्राहम मैस्लो का था। लेकिन अगर हम हर्ज़बर्ग की बात करें तो हर्ज़बर्ग ने क्या किया था, वस्तुओं का विभाजन किया था। ठीक है, इसमें आप इसको ऐसे कह सकते हैं, एक वस्तु का नाम दिया था, कुछ वस्तुओं का नाम दिया था इन्होंने, उन्हें कहा था प्रेरणा खोजी, और एक को कहा था इन्होंने स्वास्थ्य खोजी। क्या कहा था, एक को कहा था प्रेरणा खोजी, और एक को कहा था इन्होंने स्वास्थ्य खोजी। ठीक है, यानी एक ऐसी हैं जो आपको कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगी, लेकिन एक ऐसी हैं जो आपको कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं करेंगी। यानी यह भी उत्प्रेरक हुई, लेकिन सकारात्मक उत्प्रेरक हुई, लेकिन यह जो हुई यह नकारात्मक उत्प्रेरक हुई। ठीक है, और इसमें क्या कहा था इन्होंने, मैस्लो साहब ने, कि हर प्रत्येक वस्तु किसी न किसी रूप में आवश्यकता का काम करती है। जब मनुष्य की एक आवश्यकता पूरी हो जाती है तो वह दूसरी आवश्यकता की ओर आगे बढ़ता है। वह कहते हैं कि जब तक व्यक्ति की एक आवश्यकता पूरी नहीं होती वह दूसरी आवश्यकता की ओर नहीं बढ़ता है, और जो आवश्यकता व्यक्ति की पूरी हो जाती है वह अब आगे प्रेरणा के रूप में कार्य करना बंद कर देती है, बल्कि वह कार्य या वह वस्तु जो वह उसके पास नहीं होती है वह प्रेरणा के रूप में कार्य करने लगती है। ठीक है, ये आगे डिटेल में आएगा तो हाँ बताएंगे आपको। यहां थोड़ी लिमिटेशन है, कितना बता सकते हैं आपको, बहुत ज्यादा समय नहीं हो पाता है हमारे पास। अगला क्वेश्चन देख ले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम मनोहर लोहिया किसके समर्थक थे? विकेंद्रीकृत समाजवाद, साम्यवाद, गाइड समाजवाद, फेबियन समाजवाद। राम मनोहर लोहिया किसके समर्थक थे? विकेंद्रीकृत समाजवाद, साम्यवाद, गाइड समाजवाद। ठीक है, इसी को हम श्रेणी समाजवाद भी कहते हैं, या फेबियन समाजवाद। आंसर होगा इसमें ए, विकेंद्रीकृत समाजवाद। इसी को हम कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड सोशलिज्म। डिसेंट्रलाइज्ड सोशलिज्म। ठीक है, दरअसल राम मनोहर लोहिया साहब ने एक बुक लिखी थी और उसका नाम था एस्पेक्ट्स ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसी। एस्पेक्ट्स ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसी, सोशलिस्ट पॉलिसी। इस बुक में इन्होंने राज्य के 4 पिलर बताए थे। इन्होंने राज्य के यानी स्टेट के 4 पिलर बताए थे। उन्होंने कहा था कि 4 पिलर में पहला होता है गांव, दूसरा होता है, इसको ऐसे नीचे से ऊपर ले जा रहे हैं हम, दूसरा होता है मंडल, तीसरा होता है प्रांत, और इसके ऊपर होता है राष्ट्र। ठीक है, यानी अब अगर इसको आप डिसेंट्रलाइज करें, ये सेंट्रलाइज पोर्शन हो गया राष्ट्र, फिर इसको डिसेंट्रलाइज करेंगे तो राष्ट्र, प्रांत, मंडल और गांव, ये एक के बाद एक आएंगे। ठीक है, इसी को इन्होंने कहा था चौखंभा राज्य। चौखंभा राज्य कहा था इन्होंने। ठीक है, यानी 4 पिलर स्टेट। ठीक है, चौखंभा राज्य, यानी ये चाहते थे कि ऐसी समाजवादी व्यवस्था बने जो विकेंद्रीकृत समाजवादी व्यवस्था हो, डिसेंट्रलाइज्ड पोर्शन हो, क्योंकि सेंट्रलाइज्ड पोर्शन जब होता है तो उससे जो
कह सकते हैं ग्रामीण समाज की आवश्यकताएं हैं, या जो सबसे निचले स्तर पर समाज है उसकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती हैं, या उनकी वह आवश्यकताएं नहीं पूरी हो पाती हैं जिनकी आवश्यकता उन्हें सबसे अधिक होती है। ठीक, तो इसमें आंसर होगा आपका ए, यानी विकेंद्रीकृत समाजवाद। राम मनोहर लोहिया साहब किसके समर्थक थे? विकेंद्रीकृत समाजवाद के समर्थक थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महात्मा गांधी कहा करते थे कि, महात्मा गांधी कहा करते थे कि को, अब को क्या है? समाज, धर्म, अर्थ या उपर्युक्त सभी को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता। किसको? समाज को, धर्म को, अर्थ को या उपर्युक्त सभी को, किसको अलग नहीं किया जा सकता भाई? आंसर क्या होगा इसमें? बी होगा, यानी इनके अनुसार धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसके पीछे कारण क्या था? दरअसल गांधी जी राजनीति में जो है सत्य के समर्थक थे। किसके? सत्य के समर्थक थे। ये चाहते थे कि जो है सत्य जो है वो राजनीति का आधारभूत तत्व होना चाहिए, और इसी सत्य को ही गांधी जी क्या कहते थे? धर्म। ठीक है, धर्म ही क्या है? सत्य है, और सत्य ही क्या है? धर्म है। ये कहते थे अगर राजनीति, इसीलिए उन्होंने राजनीति का आध्यात्मिकरण किया था। गांधी जी का मानना था कि दरअसल राजनीति से अगर सत्य गायब हो जाएगा, धर्म गायब हो जाएगा, तो ऐसे में जो राजनीति होगी वह क्या हो जाएगी? अधार्मिक हो जाएगी, असत्यता की राजनीति हो जाएगी, और धर्म विहीन राजनीति जो है वह किसी भी राज्य के लिए बहुत दिनों तक अच्छी नहीं रह सकती, क्योंकि सत्य खत्म हो जाएगा। ठीक है, और आप जानते हैं सत्य के बहुत समर्थक थे वो, इसीलिए उन्होंने सत्य के मेरे प्रयोग में, अपनी आत्मकथा में बहुत सारी घटनाओं का जिक्र भी उन्होंने किया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यह कथन किसका है? कुछ व्यक्ति शासन करें तथा कुछ व्यक्ति शासित हों, यह न केवल एक अनिवार्य व्यवस्था है बल्कि लाभप्रद भी है। अपने जन्म के समय से ही कुछ व्यक्ति पराधीनता के लिए नियत होते हैं एवं अन्य व्यक्ति शासन करने के लिए। यानी यह कथन किसका है कि कुछ व्यक्ति जन्म से ही शासन करने के लिए बने होते हैं, और कुछ व्यक्ति जो है वो क्या होते हैं? शासित होने के लिए बने होते हैं। यानी ये कह रहे हैं कि कुछ व्यक्ति क्या होते हैं? शासन के लिए बने होते हैं, तो कुछ व्यक्ति क्या होते हैं? शासित होने के लिए ही बने होते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि जन्मजात व्यवस्था में विश्वास करना, और इस जन्मजात व्यवस्था में विश्वास करने वाला कौन था इसमें? हॉब्स, बोंदा, बेंथम या अरस्तु? कौन था इसमें? अरस्तु। अरस्तु राज्य को प्रबल मानता था, और वह ऐसे राज्य का समर्थन करता था जो सर्वशक्तिमान हो, सर्वशक्तिशाली हो, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो। वह यह मानता था कि जो राज्य है उसमें दो प्रकार के व्यक्ति हमेशा पाए ही जाते हैं, और वे इनबॉर्न होते हैं। ठीक है, जन्मजात होते हैं, इन्नेट होते हैं, स्वाभाविक होते हैं वो। ठीक है, वो कहता था कि एक व्यक्ति जन्मजात रूप से शासन करने के लिए बने होते हैं, उनमें शासन का गुण पाया जाता है, और एक व्यक्ति हमेशा पराधीन रहने के लिए, यानी उन पर शासन किया जाना है, यानी वे शासित होने के लिए ही बने होते हैं। यानी एक व्यक्ति जन्मजात रूप से शासक होते हैं और एक जन्मजात रूप से प्रजा होते हैं। ठीक है, ऐसा कौन मानता था? अरस्तु मानता था। ठीक है, कौन मानता था? अरस्तु। आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। ठीक, अगला क्वेश्चन। मुने के अनुसार, मुने और रेले का नाम अक्सर साथ में लिया जाता है, मुने एवं रेले। यहां पर कह रहा है कि मुने के अनुसार स्टाफ कार्य के 3 पक्ष होते हैं। स्टाफ, ठीक है, स्टाफ कार्य के 3 पक्ष होते हैं। कौन से पक्ष होते हैं भाई? सूचनात्मक, परामर्शकारी, पर्यवेक्षणात्मक, उपर्युक्त सभी। थोड़ा सा हम मुने का कॉन्सेप्ट जानते हैं, थोड़ा सा क्या है मुने का कॉन्सेप्ट। दरअसल मुने ने 2 शब्द लिया, एक शब्द है लाइन और एक शब्द है स्टाफ। ठीक है, एक है लाइन और दूसरा क्या है? स्टाफ। दरअसल लाइन जो है वो क्या होता है? वह कार्यकारी एजेंसी है। कैसी एजेंसी है? कार्यकारी एजेंसी है। और जो स्टाफ है बेसिकली ये सलाहकारी एजेंसी है।
ठीक है। और बेसिकली ये जो लिया गया है दोनों शब्द, यह सेना संगठन से लिया गया। कहां से लिया गया है? सेना से लिया गया है। आर्मी में ऐसे लोग जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, मुख्यालय में बैठते हैं, हेडक्वार्टर में बैठते हैं, ये क्या होते हैं? ये स्टाफ कहे जाते हैं। और जो सीधे सोल्जर होते हैं, ठीक है, यानी जो इनके आदेशों को इंप्लीमेंट करते हैं, वो कहां बैठते हैं? वो क्या कहलाते हैं? लाइन या जो है कार्यकारी एजेंसी कहलाते हैं। ठीक है। तो मोस्टली जो स्टाफ एजेंसी है यही क्या करती है? ये लाइन एजेंसी को क्या करती है? सूचना भी देने का काम करती है, परामर्श भी देने का काम करती है, पर्यवेक्षण करने का कार्य भी करती है। यानी आप क्या कह सकते हैं कि सभी कार्य को संपन्न करती है। आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। यानी ये तरह तरह के आदेश देती है, निर्देश देती है, सूचना देती है, सूचना मांगती है, परामर्श मैंने कहा देती ही है। तो ये क्या हो गया? सभी कार्य करता है। स्टाफ एजेंसी सभी कार्य करती है। ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, ठीक है, किसके नाम से जुड़ा है? संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम किसके नाम से जुड़ा है? आमंड और पावेल, डेविड ईस्टन, रॉबर्ट डहेल, ORA। ठीक है, किसके नाम से जुड़ा है? आंसर क्या हो जाएगा भाई इसमें? ए, आमंड और पावेल। आमंड और पावेल के नाम से यह जुड़ा है। दरअसल ये जो संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम है, ये तुलनात्मक राजनीति से संबंधित है। तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में यह व्यवस्था विश्लेषण का उपागम है। और यह व्यवस्था विश्लेषण का उपागम जो डेविड ईस्टन का निर्गत विश्लेषण सिद्धांत था। कौन सिद्धांत था भाई? निर्गत विश्लेषण सिद्धांत। निर्गत विश्लेषण सिद्धांत। इस निर्गत विश्लेषण सिद्धांत को एक बार हम पहले इसको बता चुके हैं बेटा, यहां नहीं बताएंगे आपको हम। निर्गत विश्लेषण सिद्धांत से काफी असंतोष उत्पन्न हुआ था और निर्गत विश्लेषण सिद्धांत से उत्पन्न असंतोष को ही समाप्त करने के कारण यह आमंड और पावेल का सिद्धांत आया। इस सिद्धांत में इन्होंने राजनीतिक व्यवस्था के 4 लक्षणों की बात किया। इसमें इन्होंने कहा कि राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न भागों में अंतर्निर्भरता होती है, पहला। फिर इन्होंने कहा कि राजनीतिक व्यवस्था की भी एक सीमा होती है, यानी उस हर व्यवस्था की एक सीमा होती है, राजनीतिक व्यवस्था की भी एक सीमा होती है। इन्होंने ये भी कहा कि राजनीतिक व्यवस्था का भी एक पर्यावरण होता है, जिसे कहते हैं पॉलिटिकल कल्चर या पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो राजनीतिक व्यवस्था का भी एक पर्यावरण होता है। और साथ में इन्होंने कहा कि राजनीतिक व्यवस्था द्वारा बाध्यकारी शक्ति का प्रयोग, यानी राजनीतिक व्यवस्था में भी ऐसी स्थिति होती है, ठीक है, जिसमें कभी कभी क्या होता है कि कुछ शक्तियों का प्रयोग करना पड़ता है और वो सभी के लिए कहीं ना कहीं बाध्यकारी होती है। जैसे आपके यहां वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल अगर लागू हो गया तो सभी के वेतन भत्तों को कम किया जा सकता है, रोका जा सकता है, स्थगित किया जा सकता है। ठीक है, केवल राष्ट्रपति को छोड़ करके। क्यों छोड़ करके? क्योंकि राष्ट्रपति को वेतन भत्ते नहीं मिलते बल्कि उनको उपलब्धियां मिलती हैं। राष्ट्रपति को वेतन ना मिल करके उनको उपलब्धियां दी जाती हैं, इसलिए उनको छोड़कर सभी के वेतन भत्तों में कमी की जा सकती है, रोका जा सकता है, स्थगित किया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही इन्होंने कहा था कि राजनीतिक व्यवस्था में बाध्यकारी शक्ति का प्रयोग भी होता है। तो क्या होगा भाई? ये इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसे वैज्ञानिक प्रबंध का पिता कहा जाता है? वैज्ञानिक प्रबंध का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एल्टन मेयो, चेस्टर बर्नार्ड, मैक्स वेबर, FW टेलर। आंसर क्या होगा भाई इसमें? FW टेलर। इनमें से किसे वैज्ञानिक प्रबंध का पिता कहते हैं? एल्टन मेयो, बर्नार्ड, मैक्स वेबर, FW टेलर। आंसर क्या होगा? FW टेलर। FW टेलर साहब ने जो सिद्धांत दिया था बहुत पॉपुलर सिद्धांत था, उसका नाम था वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत। वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत। वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत में इन्होंने यह बताया था कि दरअसल अगर हम किसी कार्य को वैज्ञानिक तरीके से संपन्न करते हैं,
साइंटिफिक वे में करते हैं तो हम किसी भी कार्य का सर्वोच्चतम प्राप्त कर सकते हैं। यानी यह मानते थे कि न्यूनतम समय और न्यूनतम पूंजी में अधिकतम उत्पादन और अधिकतम लाभांश प्राप्त किया जा सकता है। यानी ये मानते थे कि अगर हम साइंटिफिक मैनेजमेंट का यूज करें तो कम समय में अधिक उत्पादन और कम लागत पर अधिक लाभांश प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यानी न्यूनतम समय और न्यूनतम पूंजी लगा करके हम अधिकतम लाभ कम समय में प्राप्त कर सकते हैं। ये कौन सा था भाई? FW टेलर का सिद्धांत था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन यथार्थवादी नहीं था? इनमें से कौन यथार्थवादी नहीं था? हॉब्स, थुसिडाइड्स, कांट, कार्ल मार्क्स। इनमें से कौन यथार्थवादी नहीं था? आप जानते हैं हॉब्स, थुसिडाइड्स और कार्ल मार्क्स ये तीनों ही यथार्थवादी थे। ये तीनों यथार्थवादी थे। इनमें कांट जो है ये बेसिकली क्या थे? आदर्शवादी थे। कांट क्या थे? आदर्शवादी थे। ठीक है, हॉब्स, थुसिडाइड्स और कार्ल मार्क्स ये यथार्थवादी थे। केवल कांट है जो क्या है? आदर्शवादी हैं। इसलिए इसमें आंसर क्या हो जाएगा? कांट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुल थे आपके 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन। लगे रहिए आप लोग चैनल के साथ और मैं आशा करता हूं आप सबको लाभ हो रहा होगा। ठीक, और मिलते हैं कल नए सेट के साथ। थैंक यू।